फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके सामने लेकर आया हूं अकाउंट्स के दो कॉन्सेप्ट। पहला है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं जो मैं इसी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जिसके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वो प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। पहले हम जान लेते हैं कि रेवेन्यू क्या होती है। जब भी आप बिजनेस के बिहाफ पर बिजनेस कर रहे हैं, मान लो आप, और आप क्या करते हो, किसी को गुड्स सेल करते हो या सर्विसेज देते हो, तो आपको जो भी अर्निंग होती है, चाहे वो अर्निंग आपके पास आई है या नहीं आई है, पैसा आया है आपके पास नहीं आया है, तो डेफिनेटली आपने सेल तो कर दिया ना, सर्विस तो दे दी ना, तो उसको हम बिजनेस में क्या मानकर चलते हैं, रेवेन्यू मानकर चलते हैं, सेल मानकर चलते हैं अपना। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कह लो कि इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको मैं बिल्कुल एक ही लाइन में बात क्लियर कर देता हूं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने सेल की है, मान लो किसी को, उस पार्टी ने आपको चाहे अभी तक पैसा दिया है या नहीं दिया है, आप उसको अपनी रेवेन्यू मान लो, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, वो आपकी रेवेन्यू मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, मैं एक दुकानदार के पास गया और उससे मार्कर लेकर आया, और मान लीजिए कि मैं उसको पैसे देकर नहीं आता हूं, तो जैसे ही ये प्रोडक्ट मेरे पास आया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हुई है, पहले इस मार्कर का ओनर कौन था, दुकानदार था, अब ओनर कौन है, मैं हूं। तो उस दुकानदार की नजरों में ये मार्कर एक रेवेन्यू का मीडियम बन चुका है, ये सेल हो चुका है उसकी नजर में। चाहे मैंने अभी उसको पैसा दिया या नहीं दिया, ये उसकी नजर में एक रेवेन्यू है। यही कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहता है। एग्जांपल लेकर एक क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे 1 अप्रैल को मुझे एक ऑर्डर मिला 5 लाख रुपए का, कि मैंने कुछ किसी को गुड्स सप्लाई करनी थी। अभी मेरे को ऑर्डर मिला है 5 लाख का, सप्लाई नहीं किया है। सप्लाई मान लो मैंने सप्लाई की 30 अप्रैल को, मैंने 5 लाख की सेल, 5 लाख का गुड्स उसको भेज दिया, मेरे पास से 5 लाख का गुड्स उसके पास चला गया है। सामने वाली पार्टी ने मेरे को पैसे कब दिए, 1 जून को पैसे दिए। अब आपको क्या लगता है कि हमको सेल कौन सी डेट पे माननी चाहिए, रेवेन्यू कौन सी डेट पे माननी चाहिए, जिस डेट को ऑर्डर आया, या जिस डेट पर हमारे पास से चला गया, या जिस डेट को पैसा आया? हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारी रेवेन्यू हमको कब माननी है, 30 अप्रैल को हमको माननी है, क्योंकि 30 अप्रैल को हमारी नजरों में उस प्रोडक्ट की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। चाहे उसने पैसा 1 जून को दिया है, पर हमारी नजरों में हमको रेवेन्यू कब माननी है, 30 अप्रैल को ही हमको काउंटिंग में लानी है। तो यही बात इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपने किसी को सैलरी देनी थी 2 लाख रुपए की। सैलरी कितनी देनी थी, 2 लाख रुपए की। आपने उसको सैलरी अभी तक पे की है 1,80,000 रुपए, कैश में पे की है आपने सिर्फ 1,80,000 रुपए, पर रियलिटी में आपका खर्चा कितना हो चुका है, रियलिटी में आपका एक्सपेंस कितना हो चुका है, 2 लाख रुपए हो चुका है। पर आपको अपनी बुक्स में पूरा का पूरा 2 लाख ही शो करना पड़ेगा, चाहे आपने 1,80,000 रुपए पे किए हैं, चाहे आप 20,000 रुपए अगले साल पे करने वाले हो, इट्स ओके, पर आपको आज की डेट में अपने पूरे के पूरे एक्सपेंस शो करने पड़ेंगे, वो 2 के 2 लाख ही हैं। यही बात इनकम के ऊपर भी अप्लाई होती है। इस साल मान लो आपको 5 लाख रुपए का कहीं से कमीशन मिला है, उस कमीशन में से 1 लाख रुपए कमीशन आपको अगले साल मिलना था, पर आपको अभी इसी अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंट को क्लोज करना है। तो इस साल का आपका इनकम, इस साल का आपका कमीशन रियलिटी में है कितने का, सिर्फ 4 लाख का। तो आप इस साल सिर्फ 4 लाख को ही लिखने वाले हो, बाकी का 1 लाख रुपए का कमीशन से डीलिंग आप नेक्स्ट ईयर करोगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रियलिटी में आपको फाइंड आउट करना है कि उस टाइम पर हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है, उस अकाउंटिंग पीरियड की ही बात करता है। अब बात आती है कि मान लो हमने किसी को प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर पे करने के लिए बोला हो, मान लो मैंने किसी को गुड्स दी हो कि चल तू इंस्टॉलमेंट पे पे कर देना, तो हम क्या रेवेन्यू मानकर चले, तो जितनी इंस्टॉलमेंट हमको आ चुकी होंगी
जिस अकाउंटिंग पीरियड में जितनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी होंगी उतनी ही इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के इक्विवेलेंट मैं क्या मानकर चलूंगा, रेवेन्यू मानकर चलूंगा। अगर मान लो किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन के काम तो 10-10, 20-20 साल भी चलते रहते हैं। मान लो एक फ्लाईओवर रेडी करना है, 10 साल लग गया फ्लाईओवर रेडी करने में, तो हम अपनी इनकम रेवेन्यू कितनी माने, जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। मान लो आपका फ्लाईओवर आधा पूरा हुआ है, वो फ्लाईओवर की इनकम आपको होनी थी 10 करोड़ रुपए, टोटल 10 करोड़ रुपए में आपको इनकम मिलनी थी। पर जितना फ्लाईओवर आपको आज तैयार कर चुके हो आप, तो 5 करोड़ आधा हुआ है ना, तो 5 करोड़ ही आपको रेवेन्यू माननी है। मतलब जितना पार्ट आपका कंस्ट्रक्शन का पूरा हुआ होगा उतना ही पार्ट आपको रेवेन्यू माननी है। तीसरी बात आती है कि अगर कोई माइनिंग का काम कर रहा हो, जैसे खनन के काम करते हैं, कोयला निकालना है, कुछ बड़े बड़े होल्स करके हम उसमें से कुछ बाहर माइनिंग करते रहते हैं, तो उस काम के जितना हमारा प्रोडक्शन हो चुका होता है, चाहे हमारी सेल हुई है या नहीं हुई है, दिस इज द डिफरेंट थिंग मैं बता रहा हूं आपको, हमारी सेल हुई है या नहीं हुई है, प्रोडक्शन जितना हो गया, जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जितना प्रोडक्शन हो चुका है उसको हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू मानते हैं। तो सिंपल सी बात, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड के अंदर जब आपने किसी को गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर कर दी, चाहे आपके पास पैसा आया है या नहीं आया है, ओनरशिप ट्रांसफर होते ही आप उसको रेवेन्यू आपने मानना है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स के अंदर आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं वो पर्सनल बायसनेस के बेस पर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी पर्सनल जजमेंट किसी की नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गड़बड़ी करने के लिए मैनेजर कहता है कि इस रिकॉर्ड को ऐसे मेंटेन करो, अकाउंटेंट कहता है नहीं जी आपका मेथड गलत है, मैं तो इस मेथड से रिकॉर्ड करूंगा, तो पर्सनल बायस वहां पर आ जाती है, मतलब भेदभाव आ जाता है। कभी कभी हमने सेल को ज्यादा करके दिखा दिया या सेल को मैंने कम करके दिखाया, क्योंकि उससे क्या होएगा कि मैं टैक्स कम पे कर पाऊंगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो कुछ भी गड़बड़ी करने के पर्पज से हमारा बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पर्सनल जजमेंट नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है, हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में मान लो आपने कहीं से परचेज किया है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिसिप्ट तो मिला होगा, इनवॉइस आया होगा, तो वो हमारे पास होना चाहिए। उस बिल के बिहाफ पर हमको रिकॉर्डिंग करनी है। बैंक में जाते हैं हम पैसा जमा कराने के लिए, अब बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जाएं, 5 लाख हम बैंक में जमा करा कर आए, बैंक अगर आपको वो छोटी सी रिसिप्ट अगर आपको वापस ना दे और कल की डेट में अगर आपके बैंक में पैसा जमा ना होए और बैंक आपको ये कह दे कि आपने तो पैसा ही जमा कराया ही नहीं था, तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तो बैंक आपको क्या करता है, लंबे वाली स्लिप तो अपने पास रख लेता है, छोटी ही स्लिप आपको दे देता है, दैट इज कॉल्ड द पे इन स्लिप। वो पे इन स्लिप हमारे पास प्रूफ रहता है। ऐसे ही काफी सारे प्रूफ हमारे पास बिजनेस में भी होने चाहिए। उन प्रूफ के बेस पर, उन डॉक्यूमेंट के बेस पर हमको क्या करना होता है, अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को जर्नल में, लेजर में रिकॉर्डिंग करना होता है। अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर अगर हम सारे बिलों के हिसाब से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमको एक बेनिफिट और भी होता है। मान लो मैंने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी, 2020 चल रहा है, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी का मेरे पास कोई ना कोई बिल तो होगा, मशीनरी खरीदी, कोई ना कोई बिल तो होगा। 10 साल के बाद मान लो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं भूल जाता हूं, वो प्रॉपर्टी कितने में मेरे को खरीदी थी, कैसे पता चलेगा? उसकी हिस्ट्री के बेस पर, उसकी हिस्ट्री की कॉस्ट के बेस पर। क्योंकि जब मैं उस प्रॉपर्टी को अगर बेचने लगूंगा या डेप्रिसिएशन लगाने लगूंगा, तो वो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट एक हिस्टोरिकल कॉस्ट के भी टॉपिक को इसलिए पूरा करता है क्योंकि अगर हमारे पास सारे बिल रखे होंगे तो उस बिल के बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी को आपको फ्यूचर में सेल करना, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लगाना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो आई होप यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारे पास जितने भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है, सारी ट्रांजैक्शंस का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये फायदा हमको बिजनेस में आगे भी मिलता रहता है। तो आई होप यहां तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।